अघोषित संपत्ति एवं दायित्वों का लेखा पंजी प्रविष्टि के आधार पर जब किया जाता है तो इस संबंध में जो पंजी प्रविष्टियां दी जाती है वो इस प्रकार है। अघोषित संपत्ति के संबंध में जब अघोषित संपत्ति का विक्रय किया जाता है तो पंजी प्रविष्टि की जाती है रोकड़ या बैंक खाता कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अघोषित दायित्व के संबंध में एंट्री की जाती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अघोषित संपत्ति यदि कोई साझेदार ले लेता है तो हम पंजी प्रविष्टि करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। यदि अघोषित दायित्व का भुगतान किसी साझेदार द्वारा किया जाता है तो हम जनरल एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद जो एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है वो होता है वसूली व्ययों का भुगतान। वसूली व्यय एक ऐसा व्यय होता है जो उस व्यक्ति को किया जाता है जिसने वसूली का काम किया है। फर्म जब विघटित होती है तो फर्म के पास बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं। संपत्तियों को बेचना होता है, कहाँ उन संपत्तियों को किस तरह से बेचा जाए और जो राशि उनसे प्राप्त होती है उसे किस प्रकार से दायित्वों को क्रमबद्ध रूप से भुगतान किया जाए। तो ये सब काम करने के लिए फर्म किसी व्यक्ति को नियुक्त करती है। कई बार वो नियुक्त किया गया व्यक्ति फर्म का ही कोई सदस्य या साझेदार होता है। तो जो भी व्यक्ति हो जिसकी भी नियुक्ति की गई हो उसको इस वसूली के लिए कुछ धनराशि कमीशन के रूप में दी जाती है। साथ ही वसूली के कुछ अन्य व्यय भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। तो ये जो वसूली व्यय होता है उसकी एंट्री भी हमको करनी होती है। दो कंडीशन में हम वसूली व्यय की एंट्री करते हैं, या तो नगद करते हैं और या जैसे मैंने आपको बताया कि कोई साझेदार भी हो सकता है वसूली का काम करने के लिए, उसे भी नियुक्त किया जा सकता है। तो अगर हम यहाँ वसूली व्यय का भुगतान नगद करते हैं तो हम जनरल एंट्री करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। वसूली खाते के डेबिट साइड में हम लिखते हैं टू कैश या बैंक। सेकेंड कंडीशन यहाँ ये बनती है कि नगद रूप में हम किसी बाह्य व्यक्ति को वसूली के लिए न रखकर भुगतान न करके साझेदार को ही नियुक्त कर देते हैं। तो यहाँ पर जो वसूली की राशि आती है वो उस साझेदार के पूंजी खाते में हस्तांतरित हो जाती है। तो इसलिए हमको यहाँ पर जो जनरल एंट्री पास करनी होती है वो हो जाती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वसूली खाता डेबिट साझेदार के पूंजी खाता से, यानी जिस साझेदार ने वसूली का काम किया है उसके पूंजी खाते में हम उस अमाउंट को पोस्ट कर देंगे। उसके बाद एक जो भुगतान की बात आती है वो होता है कमीशन। कई बार वसूली के लिए जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है वो कई प्रकार के अलग अलग कमीशंस भी उसको दे होते हैं। तो कमीशन की राशि के भुगतान के लिए हम यहाँ पर जनरल एंट्री पास करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो अगर मान लीजिए वो व्यक्ति साझेदार है फर्म का तो यहाँ पर हम बिल्कुल वही जनरल एंट्री पास करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद हम देखते हैं कि वसूली खाते में ये सारी एंट्री कर लेने के बाद अब हमको जो वसूली खाता होता है उसको क्लोज करना होता है, बंद करना होता है। तो यहाँ पर हम वसूली खाते को जब बंद करते हैं तो जैसे हमने बहुत सारे पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया, लाभ हानि नियोजन खाता बनाया, तो हमने देखा ये तो लाभ होता है फिर हानि होती है। तो लाभ और हानि को हम किस तरह से वहाँ निपटारा करेंगे, कैसे लिखेंगे? पहली कंडीशन ये बनती है कि अगर लाभ ज़्यादा यानी कि क्रेडिट का जो टोटल है वो ज़्यादा है, डेबिट का कम है, तो हम ये कह सकते हैं कि लाभ जो है फर्म का वो ज़्यादा है। तो इस लाभ की जो राशि रहेगी वो अभी जितने भी साझेदार हैं फर्म को उनको वितरित कर दी जाएगी। तो क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आ रहा है, क्रेडिट पक्ष ज़्यादा है और डेबिट कम है, तो डेबिट में हम बैलेंस लेके आ रहे हैं। तो यहाँ अगर हम जनरल एंट्री बेस पे इसकी पोस्टिंग करें तो हमारी जनरल एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जो डिफरेंस की अमाउंट है वो हम जितने भी पार्टनर हैं हमारे फर्म में उनमें डिस्ट्रीब्यूट करके लिख देंगे। दूसरा, हानि की दशा में अगर हानि हो गई यानी डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा हो गया, क्रेडिट कम हो गया, लॉस हो गया फर्म में, तो यहाँ पार्टनर्स को तो हम कुछ दे नहीं सकते क्योंकि लॉस हो गया। अब यहाँ पर साझेदारों की जिम्मेदारी बनती है वो पैसा लेके आएंगे फर्म में। तो ये जो अमाउंट है वो हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है डेबिट टोटल ज़्यादा है और क्रेडिट कम है, तो क्रेडिट साइड में हम उसका बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो एंट्री करेंगे वो एंट्री यहाँ पर होगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो इस तरह से हम प्रॉफिट या लॉस को ट्रांसफ़र करने के बाद जो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट है वो यहाँ पर क्लोज हो जाएगा।
कुल मिलाकर जब रियलाइजेशन अकाउंट तैयार होगा तो स्टेप बाय स्टेप हम जो एंट्रीज इसमें लिखते जाएंगे और बनने के बाद उसका फॉर्मेट क्या होगा, प्रारूप क्या होगा, वो किस तरह से दिखेगा, ये देखते हैं। वसूली खाते का प्रारूप इस प्रकार होगा। वसूली खाते के डेबिट साइड में हम सबसे पहले विविध संपत्ति यानी कि सन्ड्री एसेट्स की एंट्री करेंगे। सन्ड्री एसेट्स के अंतर्गत जो मदें आएंगी वो होंगी डेटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बिल्स रिसीवेबल, गुडविल, इन्वेस्टमेंट। इसके साथ ही यहाँ पर हम स्टॉक लिखेंगे, तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू स्टॉक, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू कैश अकाउंट, यानी इसके अंतर्गत हम लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस। टू कैश अकाउंट, इसके अंतर्गत हम लिखेंगे क्रेडिटर्स के अमाउंट। टू कैश, इसके अंतर्गत हम क्रेडिटर्स को पेड की जाने वाली अमाउंट लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे टू कैश, फिर से यहाँ पर हम अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी लिखेंगे। और क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे सबसे पहले सन्ड्री लायबिलिटीज, यानी कि हमारी बैलेंस शीट में जो लायबिलिटीज दी गई है उन सभी को हम यहाँ पर बुक वैल्यू पे एंट्री करेंगे, जैसे कि क्रेडिटर हो सकता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, बिल्स रिसीवेबल, बिल्डिंग फंड और रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स। इसके साथ ही अगर कोई साझेदार संपत्ति ले लेता है, खरीद लेता है, तो यहाँ हम क्रेडिट साइड में इसकी एंट्री करेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर संपत्ति का विक्रय किया जाता है तो यहाँ पर हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। अगर कोई अघोषित दायित्व का अगर हम मिलता है हमको यहाँ पर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक। अगर कोई अघोषित संपत्ति है तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय कैश। और उसके बाद फिर हम डिफरेंस निकालेंगे। क्रेडिट साइड में अगर डेबिट बैलेंस अगर आता है तो ये क्रेडिट में बैलेंस लाकर हम इसे लिखेंगे बाय लॉस, और अगर डेबिट बैलेंस आता है तो ये क्रेडिट बैलेंस आता है तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेबिट साइड में टू प्रॉफिट। और इसका जो डिफरेंस रहेगा उसको हम सभी साझेदारों की पूंजी खाते में जो भी अनुपात रहेगा उसमें हम बांट देंगे। तो आपने देखा कि स्टेप बाय स्टेप हम सारी एंट्रीज करते करते वसूली खाते का निर्माण यहाँ पर कर लेंगे। अब जबकि हमने वसूली खाते का निर्माण यहाँ पर कर लिया है तो उसका जो बैलेंस आया है उसको हमने या तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया है या फिर कैपिटल अकाउंट में। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में करंट बैलेंस दिया है, कैपिटल बैलेंस दिया है, दोनों दिए हैं या फिर सिर्फ कैपिटल बैलेंस दिया है। तो इस कंडीशन में जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पर हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि पूंजी साझेदारों के जो पूंजी खाते हैं उसमें कोई संचय या कोष कोई है क्या। कैपिटल अकाउंट जब हम बनाते हैं तो हमने पहले भी देखा कि सबसे पहले हम कैपिटल का जो बैलेंस है, बैलेंस शीट में जो दिया गया बैलेंस है वो हम क्रेडिट या डेबिट, क्रेडिट साइड में जो कैपिटल बैलेंस है उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं। सेकेंड, हम ये देखते हैं कि क्या प्रश्न में किसी प्रकार का कोई संचय, रिजर्व, कोष इस तरह का कोई फंड है। अगर है तो उसको हम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो जितने भी पार्टनर हैं उनका जो रेशियो है जो प्रश्न में दिया हुआ है उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करके लिखेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप अगर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, चाहे रियलाइजेशन अकाउंट बनाए या कैपिटल अकाउंट, हमने जो स्टेप्स बताए अगर स्टेप बाय स्टेप हम एंट्री करते जाएंगे तो किसी पॉइंट के छूटने की संभावना नहीं रहेगी। तो सेकंड, हम यहाँ पर रिजर्व फंड कोष चेक कर लेंगे क्वेश्चन में है क्या। अगर है तो उनको हम जो रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। कई बार कुछ भी रेशियो नहीं दिया रहता तो हम वहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और कई बार कैपिटल रेशियो में अगर जानकारी दी गई है कि साझेदार अपनी लाभ हानि विभाजन अनुपात जो है वो अपनी पूंजी के अनुपात में करते हैं तो हम पूंजी का अनुपात निकाल के वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई जानकारी अगर नहीं दी गई है तो वहाँ पर जो लाभ हानि या संचय कोष का बंटवारा होगा वो बराबर किया जाता है। तीसरा, हम यहाँ पर देखते हैं कि किसी प्रकार का कोई प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस है क्या। अगर कोई बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस दिया गया है तो उसको भी हम जो अनुपात प्रश्न में दिया गया है उसी अनुपात में जितने भी साझेदार हैं फर्म के उसमें हम बांट देंगे। उसके अगर इसमें दो चीजें हो सकती है प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस में, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर प्रॉफिट है तो क्योंकि हमारी जनरल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो लॉस की कंडीशन में हमारी एंट्री होगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जो लॉस होगा वो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू प्रॉफिट एंड लॉस करके हम इसकी एंट्री करेंगे। तो कुल मिलाकर जब कैपिटल अकाउंट हम बनाना स्टार्ट करेंगे तो ये भी हमको चेक करना है कि कहीं बैलेंस शीट में कुछ प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं दिया है, अगर दिया है तो उसका निपटारा हमको करना है। नेक्स्ट, अब सारी चीज़ें होने के बाद, जैसे हमने देखा कि कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे, रियलाइजेशन का बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे, और उसके बाद हम रिजर्व फंड कोष अगर है तो वो ट्रांसफ़र करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद बहुत सावधानी से हम ये देखेंगे कि किसी साझेदार ने कोई संपत्ति ली है क्या। अगर ली है तो उसकी हमने रियलाइजेशन में जो एंट्री की है उसकी क्रॉस एंट्री हम यहाँ पर कर देंगे। क्रॉस मतलब रियलाइजेशन के डेबिट में अगर आया तो क्रेडिट में, और क्रेडिट में आया तो डेबिट में। ये एक समझने का कंसेप्ट है, ऐसे कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन एक समझने का ट्रिक है कि हम क्रॉस ट्रांसफ़र कर देंगे। दूसरा, हम ये चेक करेंगे कि क्या किसी साझेदार ने किसी दायित्व के भुगतान की जिम्मेदारी ली है क्या। ए बी सी अगर पार्टनर है तो ए ने क्या किसी लेनदार का भुगतान किया है क्या। इस तरह की अगर कोई जानकारी दी गई है तो उसको भी हम रियलाइजेशन के अकॉर्डिंग यहाँ क्रॉस ट्रांसफ़र पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कर लेंगे। और उसके बाद हम जो पूंजी खाता है उसको यहाँ पर क्लोज करेंगे, बंद करेंगे। जब हम यहाँ पर पूंजी खाता अपना बंद करेंगे तो जैसे कि अभी तक हम साझेदारों के प्रवेश में, निवृत्ति में और मृत्यु में पूंजी खाता क्लोज करते आए हैं, वैसे ही यहाँ पर हम डेबिट टू क्रेडिट बैलेंस माइनस करके बैलेंस निकालकर ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन अब क्योंकि फर्म डिसॉल्व हो गई है, ख़त्म हो गई है, बंद हो गई है, तो यहाँ पर हमको कैपिटल अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं छोड़ना है। जो भी हिस्सा मिलता है साझेदारों को, अगर उनके हित में दे है, मतलब देना है उनको, यानी किसी साझेदार का क्रेडिट टोटल ज़्यादा आता है, डेबिट कम आता है, यानी कि उसको लाभ हो रहा है, उसके हिस्से में राशि बच रही है, उसको हम दे देंगे, तो हम टू बैंक या टू कैश लिखेंगे। दूसरी स्थिति ये भी बन सकती है कि किसी साझेदार का डेबिट टोटल ज़्यादा हो और क्रेडिट कम हो। इसका मतलब कि उसके हिस्से से कुछ राशि ऐसी बन रही है जो फर्म को देनी है, उस साझेदार द्वारा फर्म को देनी है, तो क्योंकि वो बैलेंस क्रेडिट साइड में आ रहा है तो वहाँ पर हम बाई बैंक या बाई कैश लिख के उस राशि को उसके हिस्से में ट्रांसफ़र कर देंगे। बट यहाँ पर बहुत सावधानी आपको ये रखना है कि बैलेंस हमको कहीं पे छोड़ना नहीं है। साझेदार को लाना है तो भी हम उसको टू बैंक या टू कैश में ट्रांसफ़र करेंगे। साझेदार अगर दे रहा है फर्म को तो भी हम उसको बाई बैंक या बाई कैश में ट्रांसफ़र करके ही कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो पूंजी खाता बना लेने के बाद फिर हम देखते हैं कि जो साझेदारी फर्म है अब वो क्लोज हो गई, तो जो पैसा आया संपत्तियों को बेचने से या कहीं से भी, और जो दायित्व का हमने भुगतान किया उसका बैलेंस बराबर है कि नहीं, क्या कुछ पैसा बच रहा है क्या। बचना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके पहले हमने कैपिटल अकाउंट बना लिया है, बचा खुचा पैसा हमने पार्टनर्स को दे दिया है, या लाने का कुछ है तो उनसे हमने ले लिया है। तो अब जो हमारा बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट बनेगा उसका बैलेंस इक्वल, उसका बैलेंस नहीं आना चाहिए, उसका जो टोटल है वो इक्वल आना जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि बैंक अकाउंट हम कैसे बनाएंगे। रोकड़ या बैंक खाता, कैश या बैंक अकाउंट का प्रारूप इस प्रकार होगा। कैश या बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में हम सबसे पहले बैलेंस ट्रांसफर करेंगे टू बैंक या कैश। सेकेंड, हम इसमें रियलाइजेशन अकाउंट की एंट्री करेंगे, यानी कि हमने जब एसेट सेल की थी उससे हमको जो कैश मिला था उसकी अमाउंट हम यहाँ पर लिखेंगे। थर्ड, हम इसमें टू रियलाइजेशन अकाउंट की एंट्री करेंगे और यहाँ पर जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी, संपत्ति थी, उनको बेचने से जो पैसा मिला वो हम यहाँ पर लिखेंगे। फोर्थ, हम यहाँ पर साझेदारों की ऋण की एंट्री करेंगे, तो यहाँ पर हम डेबिट साइड में टू पार्टनर्स लोन अकाउंट लिखेंगे। और उसके बाद फिफ्थ, हम यहाँ पर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, जिसमें अगर साझेदारों का कुछ आहरण होता है तो उसकी हम एंट्री करेंगे। और उसके बाद लास्ट, हम जो अंतिम भुगतान के रूप में साझेदारों को देते हैं उसकी एंट्री हम यहाँ पर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत लिखेंगे। इसी तरह क्रेडिट साइड में कैश अकाउंट के या बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में सबसे पहले हम लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, इसके अंतर्गत हम वसूली व्यय लिखेंगे। सेकंड, हम लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट और इसके अंतर्गत हम दायित्वों का भुगतान लिखेंगे। थर्ड, हम लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट और इसके अंतर्गत हम वसूली खाते में जो छूटे हुए दायित्व थे उनके भुगतान की राशि को लिखेंगे। फोर्थ, हम यहाँ पर लिखेंगे बाय पार्टनर्स लोन अकाउंट और इसके अंतर्गत हम साझेदारों के ऋण खाते
का जो भुगतान किया गया है उसकी एंट्री यहाँ पर हम करेंगे। और फिफ्थ हम इसमें लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें हम जो साझेदारों का जो पूंजी खाते का लाया गया बैलेंस होता है उसकी एंट्री हम यहाँ पर करेंगे। बैंक अकाउंट में डेबिट साइड में हम जितनी भी राशि हमको प्राप्त हुई है, चाहे वो संपत्ति को बेचने से प्राप्त हुई हो या किसी साझेदार के लाने से प्राप्त हुई हो, वो सारी एंट्रीज हम बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट के डेबिट साइड में कर लेंगे। और हमने जो भुगतान किया है, चाहे हमने साझेदारों को नगद भुगतान किया हो या किसी बाह्य दायित्व का हमने नगद भुगतान किया हो, जितने भी हमने भुगतान किए हैं वो सारा का सारा हम बैंक या कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे। और उसके बाद हम टोटल देखेंगे कि बराबर आ रहा है। अगर बराबर आ रहा है इसका मतलब आपने जो वसूली खाता बनाया है, जो पूंजी खाता बनाया है, वो लगभग सही है, यानी एक मान सकते हैं कि सही होगा, तो इसलिए बैलेंस बराबर आया, टोटल जो है वो बराबर आया है। एक चीज यहाँ पर ट्रिक ये भी लगाई जा सकती है, हालांकि जब हम जनरल एंट्री बेस पे बैंक अकाउंट बनाते हैं तो एग्जैक्ट हम जनरल एंट्री बेस पे यहाँ पर एंट्री करते हैं, लेकिन क्रॉस ट्रांसफर की जो ट्रिक होती है वो लगा के भी आप बहुत आसानी से बैंक खाता बना सकते हैं। यानी कि बैंक खाता बनाने से पहले जो स्टेप आपको फॉलो करने हैं वो कौन कौन से होंगे। सबसे पहले आपको देखना होगा कि हमारी जो पुरानी बैलेंस शीट है वहाँ पर बैंक बैलेंस क्या था, उसको आप बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिख लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में आप देखेंगे संपत्तियों को बेचने से कितना पैसा मिला, उसको आप डेबिट में लिखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि भुगतान किसको किया गया, तो वो भुगतान के अमाउंट को आप क्रेडिट साइड में लिख लेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट में पैसा आना डेबिट में और पैसा जाना क्रेडिट में, इस तरह से आप एंट्री करते जाएंगे, तो किसी तरह की कोई एंट्री यहाँ पर छूटेगी नहीं और लास्ट में आपका जो बैंक या कैश अकाउंट है वो इक्वल आएगा। अब एक अन्य महत्वपूर्ण खाते की हम बात करेंगे जिसके बारे में हमने जाना था कि कई बार जब कोई साझेदार फर्म को कोई ऋण देता है तो विघटन के समय उस ऋण का हमको निपटारा करना होता है और वहाँ पर हमको एक छोटा सा खाता अलग से उस साझेदार के ऋण के निपटारे के लिए बनाना होता है, जिसे हम कहते हैं साझेदार का ऋण खाता। सामान्य से इसका प्रारूप होता है कुछ इस तरह के प्रारूप में हम इसकी एंट्री करते हैं और बहुत सिंपल सी एंट्री होती है कि इसके क्रेडिट साइड में हम बाय बैलेंस बीडी इस तरह से उसके ऋण की जो राशि है उसकी एंट्री हम यहाँ क्रेडिट साइड में कर लेते हैं। और जब हम उसको नगद भुगतान करते हैं तो क्योंकि वो उस साझेदार के हिस्से में जाता है, इसलिए हम साझेदार के ऋण खाते के डेबिट साइड में टू कैश या टू बैंक करके उसको पेमेंट हम कर देते हैं और इसके खाते को हम क्लोज कर देते हैं। तो उस कंडीशन में जबकि साझेदार के ऋण के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी प्रश्न में दी गई है तो वहां पर ऋण खाता साझेदार का लोन अकाउंट बनाना जरूरी होता है। अगला जो हम यहाँ पर देखते हैं वो है ख्याति का लेखांकन। कई बार गुडविल के बारे में हम चैप्टर 1 से ही देखते आए हैं कि गुडविल की जो कैलकुलेशन होती है वो सब कंडीशन में अलग अलग होती है। कैलकुलेशन के साथ साथ जो एंट्रीज पास की जाती हैं वो साझेदार के प्रवेश के समय अलग थी, निवृत्ति के समय अलग थी, मृत्यु में लगभग सेम थी, तो विघटन में भी उसका कुछ निपटारे का कुछ अलग ढंग होगा। यहाँ हम दो भागों में बांटकर इसको देखेंगे कि अगर फर्स्ट की अगर ख्याति का लेखांकन हमको करना है और बैलेंस शीट में ख्याति को नहीं दर्शाया गया है, बैलेंस शीट में ख्याति की कोई जानकारी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम इसकी एंट्री करेंगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, यानी रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम उसकी एंट्री करेंगे। दूसरी कंडीशन कि अगर बैलेंस शीट में दर्शाया गया है तो हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू गुडविल करके उसकी एंट्री करेंगे। तो ये दो महत्वपूर्ण बातों को हमको ध्यान में रखना है। एक और चीज ख्याति के बारे में यह आती है कि यदि कोई साझेदार ख्याति को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, तो जैसे कि हमने पहले देखा कि हो सकता है कोई साझेदार किसी संपत्ति को खरीद ले, तो उस संपत्ति के खरीदने की जो राशि होती है उसको हम उस साझेदार के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करके उसकी एंट्री करते हैं। तो बिल्कुल उन संपत्तियों की तरह ही अगर कोई साझेदार ख्याति की राशि को ले ले तो उसकी एंट्री भी हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। यानी कि यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जिस भी पार्टनर ने गुडविल को लिया है, खरीदा है, उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करेंगे और टू गुडविल अकाउंट। तो इस तरह से यहाँ पर हम ख्याति का निपटारा कर लेंगे। हमने साझेदारों की निवृत्ति और मृत्यु की दशा में देखा था कि वहां पर
जो मृत साझेदार है उसके उत्तराधिकारी को या निवृत्त साझेदार को देय राशि की गणना करने के लिए हम पुनर्मूल्यांकन खाते का निर्माण करते हैं। वहां पर भी हम संपत्तियों और दायित्वों की रिवैल्यूएशन करते हैं, देखते हैं कि फिर से उनका मूल्य अब क्या हुआ है, बढ़ा है या घटा है। और जब हम वसूली खाता बनाते हैं तो वहां पर भी हम संपत्तियों के बारे में लेखा जोखा करते हैं। हालांकि दोनों ही खातों में हम संपत्तियों के बारे में और दायित्वों के बारे में ही विवरण लिखते हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों खातों में आपस में बहुत अंतर है। आइए देखते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता और वसूली खाते में क्या क्या अंतर है। पुनर्मूल्यांकन खाता एवं वसूली खाते में अंतर। पुनर्मूल्यांकन खाता नए साझेदार के प्रवेश, मृत्यु या निवृत्ति के समय बनाया जाता है, जबकि वसूली खाता फर्म के विघटन के समय बनाया जाता है। पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने का उद्देश्य संपत्ति एवं दायित्व के पुनर्मूल्यांकन करना है और वसूली खाता बनाने का उद्देश्य संपत्तियों की वसूली एवं दायित्वों का भुगतान करना है। पुनर्मूल्यांकन खाता में संपत्तियों एवं दायित्वों के मूल्य में वृद्धि या कमी की राशि से बनाया जाता है और वसूली खाता संपत्ति और दायित्वों को उसके पुस्तकीय मूल्य पर स्थानांतरित कर लिखा जाता है तथा वसूल की गई राशि और भुगतान की गई राशि को यहाँ लिखा जाता है। पुनर्मूल्यांकन खाते पर कोई व्यय नहीं होता, लेकिन वसूली खाते में संपत्तियों के विक्रय और दायित्व के भुगतान पर व्यय होता है, जिसे हम वसूली व्यय कहते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाता फर्म के जीवन काल में कई बार बनाया जा सकता है, लेकिन वसूली खाता फर्म के जीवन काल में केवल एक ही बार खोला जाता है। पुनर्मूल्यांकन खाते से जो लाभ या हानि प्राप्त होती है उसे पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांट दिया जाता है। वसूली खाते से प्राप्त लाभ हानि को सभी साझेदार को उनके लाभालाभ अनुपात में बांटा जाता है। पुनर्मूल्यांकन खाते के प्रभाव से संपत्ति एवं दायित्व के खाते बंद नहीं होते और वसूली खाते के आधार पर सभी संपत्ति और दायित्व खाते बंद हो जाते हैं।